जय हिंद। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जापानी प्राइम मिनिस्टर का प्रधानमंत्री मोदी जी से मीटिंग थी। इस मीटिंग में कुछ डिफेंस समझौते भी हुए और हालिया दिनों में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी गए थे प्रधानमंत्री। और इन सब के बीच में देखिए, जब भी कोई मीटिंग होती है तो हमें अपनी सुरक्षा को सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और चीन की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो गई है, वो पैसे से इतना शक्तिशाली हो गया है कि वो अपनी नेवी पे अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहा है। और भारत की अर्थव्यवस्था, क्योंकि भारत एक बहुत विविधता से भरा देश है, यहाँ एक बहुत बड़ी संख्या जो है वो सरकारी अनुदान, सरकारी सहायतों पर डिपेंड होती है, तो एक बड़ा हिस्सा पैसा का उधर भी जाता है। और जिस वजह से भारतीय नौसेना जो तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए उसे मिल जाना चाहिए, अभी तक उसे तीसरा एयरक्राफ्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा इस पे भी डिसीजन नहीं हो पाया है। और चाइना अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहा है, वहां मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया है। लेकिन हमें क्या है कि उसी एक हमारी अर्थव्यवस्था जो है बड़ी, लेकिन जनसंख्या इतनी ज्यादा है और इतनी विविधता है जिस वजह से नहीं हो पाता है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि चाइना को ज्योग्राफिकली कहां कहां चैलेंज होता है जो भारत को फायदा होता है। दुनिया का एकमात्र महासागर है हिंद महासागर, जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया है। बाकी दुनिया में ऐसा कोई महासागर नहीं है जिसका नाम किसी देश पे रखा गया है। जैसे दक्षिणी चीन सागर, तो सागर छोटा होता है, महासागर बड़ा होता है, तो महासागर एक ही ऐसा जो देश के नाम पे रखा गया। अब चाइना जो है वो कहता है पूरा दक्षिणी चीन सागर उसका है। यहां पर उसकी पुरानी नक्शों में नॉट वैसे डैश डैश लाइन खींची गई थी, तो उसका कहना है कि 9 डैश लाइन मेरा है और ये मेरा जमीन है, धंस गया वहां पानी भर गया है, वो इसको कहता है कि मेरा है। तो ये जबरदस्ती किसी से उलझते रहता है। लेकिन चाइना की एक समस्या है मलक्का डेलिमा। ये उसके लिए समझिए एकदम डरावने सपने जैसा है। मलक्का डेलिमा क्या कहता है कि ये जो रास्ता है ये मलक्का जल संधि है। ये मलक्का जल संधि से ही चाइना का व्यापार होगा, चाहे वो यमन से करे, ओमान से करे, यूएई से व्यापार करे, ईरान से तेल खरीद के ले जाए, इराक से ले जाए, उसका जितना यूरोप से व्यापार, अफ्रीका से व्यापार, जितना भी लेके जाएंगे वो इधर ही रास्ते से लेके जाएगा। तो ये है हमारा मलक्का डेलिमा। अब यहाँ चाइना डरता क्यों है? यहाँ है हमारा अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार भारत का एकमात्र थिएटर कमांड है। थिएटर कमांड उसे कहते हैं जहां नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों रहती है, और इन तीनों के अपने अपने कमांडर होते हैं, और इन तीनों के ऊपर एक कॉमन कमांडर होता है जो तीनों को आदेश दे सकता है। अदरवाइज में इंडिया में थिएटर कमांड नहीं है, नेवी अलग काम करती है, एयरफोर्स अपना अलग, और आर्मी अलग करती है। कोऑर्डिनेशन के लिए ऊपर सीडीएस बैठे होते हैं, फिर रक्षा मंत्री, फिर उसके ऊपर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन यहाँ पे थिएटर कमांड है, बिना पूछे जो डिजाइन से आप थुराना चाहेंगे थुरा जाएंगे, और यहां से भाग भी नहीं पाएंगे। मलक्का में इतना दबदबा है, आप अंदाजा लगाइए, हार्मुज बंद किया ईरान, पूरी दुनिया की सांसें अटक गई। मलक्का जिस दिन हम बंद करेंगे, हम लोग को मलक्का बंद करने में जाता क्या, यहां से बंद कर देंगे, आप पीछे से सप्लाई भी देते रहेंगे, कोई काट नहीं पाएगा। अब ये बांग्लादेश, म्यांमार कहां से काट लेंगे? तो चाइना इस मलक्का डेलिमा से बाहर आना चाहता है। वो चाहता है कि कैसे भी करके हम इसका एक सब्स्टिट्यूट निकाले, लेकिन उसके पास मलक्का के अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक और रास्ता है यहाँ पे, सुंडा जल संधि। बट सुंडा जल संधि से चाइना नहीं आ सकता है। सुंडा से क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि सुंडा गहरा ही नहीं है, बहुत कम गहरा है, तो बड़ी जहाजें आ ही नहीं पाएंगी। तो ये सुंडा वाला रास्ता भी बंद हो गया। अब थोड़ी दूरी पर होता है लंबोक, यहां पर एक जल संधि है लंबोक। हम यहाँ 3 नंबर लिख दिए, ये 1 हो गया, 2, यहाँ पे 3 नंबर लंबोक जल संधि। लंबोक से वो आ सकता है, और नहीं तो लंबोक के बाद अगर और दूर जाएगा तो ओम्बाई जल संधि है, और दूर जाएगा तो वेटर जल संधि है। लेकिन यहां से जैसे निकलेगा, यहां अमेरिका का सैन्य अड्डा है, क्रिसमस आइलैंड पर और डार्विन आइलैंड पर। और यहां बहुत अच्छी चीज क्या है, डार्विन और क्रिसमस और यहाँ पे कोकोस, यहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डा है सब। अब हम लोग का तो वहां सैन्य अड्डा है नहीं, अमेरिका का सैन्य अड्डा है। तो युद्ध की स्थिति में चाइना कभी भी अगर यहां से जाना होगा तो मलक्का होके नहीं जाएगा। जब भी उसे जाना होगा युद्ध की स्थिति में, तो मलक्का को बाईपास करते हुए वो जाएगा ये लंबोक से, या तो लंबोक से जाएगा, या तो ओम्बाई से जाएगा, या तो वेटर से जाएगा। इस एरिया से चाइना जाएगा, वहां हम लोग हो जाते हैं दूर। इससे हम लोग ने भी एक रास्ता निकाल दिया। हम लोग ने, जब मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री थे, अभी तो वो दुनिया में भी नहीं है, और विदेश मंत्री हुआ करती थी सुषमा स्वराज, उस समय एक बहुत पहले हम लोग अमेरिका से एक समझौता कर दिए थे, लेमुआ समझौता। वो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट था। उसमें यह कहा जाता है
कि जब भारत और अमेरिका लेमुआ समझौता करता है तो भारत को जब भी कोई सामान की जरूरत होगी, नौसेना के बंदरगाह की जरूरत होगी या एयरपोर्ट की जरूरत होगी, तो अमेरिका के एयरपोर्ट और बंदरगाह को सैन्य इस्तेमाल के लिए अमेरिका यूज कर सकता है भारत के बंदरगाहों को, और भारत दुनिया में जितने भी उसके बंदरगाह, एयरपोर्ट, ये सब लॉजिस्टिक सामान है उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर हम लोग यहां पर युद्ध की स्थिति होती है तो मलक्का में तो हमारी बपौती है, घेरेंगे उसको। इसके अलावे हम लोग डार्विन में भी बैठेंगे और यहां से भी धो देंगे उसको, और अगर घट गया हथियार वगैरह तो लेमुआ समझौता के तहत उसे मांग भी लेंगे कि भैया घट गया यहां पर। तो चाइना जो है ना, इसको काउंटर नहीं कर पा रहा है मलक्का डिलेमा से। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना हाथ पे हाथ रख के बैठा है, उसको दिख गया है कि हिंद महासागर में इंडिया को रोकना असंभव है, क्योंकि कोई है ही नहीं है हिंद महासागर में। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था उतनी बेहतर नहीं है चाइना की तुलना में। अब चाइना इसके लिए काउंटर करने के लिए अलग अलग सड़क मार्ग का परियोजना पे काम कर रहा है। इसके लिए वह सोच रहा है कि हम हिंद महासागर में उतरे ही क्यों, हम क्यों न यहां से सीधे सीपीईसी सड़क लेके चले जाए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका नाम रखा है सीपीईसी। ये ग्वादर बंदरगाह से जाता है और यहां से होते हुए चाइना चला जाता है। अब इसकी दो समस्या, चाइना में जहां एंट्री करता है ये सिंजियांग प्रांत है और यहां वीगर मुस्लिम रहते हैं। चाइना इन मुसलमानों पे अत्याचार करता है और कहता है कि तुम पूरा कुरान नहीं पढ़ सकते हो, बहुत सारा टॉर्चर करता है और उन्हें जेल में रखता है, जिसका नाम रखता है उसने डिटेंशन सेंटर कहता है, और नहीं तो उसको कहता है कि स्कूल है, और वहां उन लोग को टॉर्चर करता है, और अगर उसका बात कोई नहीं मांगेगा तो डांस करवाता है। तो ये एक इधर समस्या है। दूसरी समस्या है कि ये भारत से होकर गुजरता है, भारत इसका विरोध करता है कि आप पीओके से जा रहे हो, क्योंकि जब हम पीओके लेके आएंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिक ये रास्ता कट जाएगा। और पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि हम लोग पीओके क्या ही ले पाएंगे। लेकिन खुद से सोचो यार, क्रिकेट टीम में भी पिछड़ गए, अर्थव्यवस्था में भी पिछड़ गए, हल धीरे धीरे सब चीज में पिछड़ रहे हो। अभी एक ही चीज में हो कि दो लड़ाई में, जैसे ईरान अमेरिका की लड़ाई में देखिएगा ना, हमेशा लड़ाई होगा ना, बड़ा बड़ा देश लड़ेगा तो छोटा छोटा कुत्ता खूब भौंकेगा। तो अमेरिका ईरान लड़ रहे हैं सब इधर, तो ये पाकिस्तान बीच में आके टांग लड़ाता है। इसको काउंटर करने के लिए भारत भी शांत नहीं बैठा है। पाकिस्तान का इस राज्य का नाम है बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में भी भारत कहता है भाई बलूचिस्तान स्वतंत्र हो, आज नहीं तो कल बलूचिस्तान स्वतंत्र होगा। बलोच कभी भी पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं बलोच लोग यहां पर। इसके काउंटर के लिए भारत ने ईरान में भी चाबहार बंदरगाह ले रखा था, लेकिन अमेरिका ने बम्बार्डमेंट भी उसमें कर दिया। और अमेरिका अभी के टाइम पे अगर गौर से देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप भारत के जो विदेश पॉलिसी है उसमें बहुत ही रूथलेस तरीके से इंटरफेयर कर रहा है। उल्टा सीधा बयान दे देता है कि हमने भारत को अलाउ किया कि तुम पेट्रोलियम खरीदो। तो एक तो उसका सीपीईसी बहुत ज्यादा नहीं चल पाएगा, और इतना ही अच्छा है सीपीईसी, तो अभी के टाइम पे क्यों नहीं यहां से तेल लेके चले गए, नहीं ले जा पाए वहां से। इसके अलावे चाइना हाथ पे हाथ नहीं रखा है, वो क्या कर रहा है कि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर ला रहा है। वो चाइना से होते हुए म्यांमार में ले जा रहा है, यहां पर बंदरगाह बना रहा है और इधर क्यूक्यू बंदरगाह भी बना रहा है। और साथ ही इसी सड़क को ये नीचे से बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह और कई बंदरगाहों को भी डेवलप कर रहा है ताकि वो इन्हें घेर सके। और यही कारण है कि चाइना ने इन्फ्लुएंस करके म्यांमार में आंग सान सू की सरकार को पलटवा दिया विद्रोह करा के, और यहां सैन्य तख्ता पलट करा दिया जिसे जुम्टा कहते हैं। और यही नहीं, बांग्लादेश में भी उसने किया। अमेरिका के सहयोग से बांग्लादेश में भी शेख हसीना की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका गया और स्टूडेंट प्रोटेस्ट और वहां पर आईएसआई की हेल्प से यहां पर ले आकर एक पाकिस्तान परस्त देश प्रधानमंत्री को बैठा दिया गया। लेकिन याद रखिएगा, ठीक आज से 10 मंथ के बाद, लगभग 10 मंथ के बाद आप देखेंगे मार्च या अप्रैल तक वापस यहां पर शेख हसीना जाएंगी। अगले साल मार्च या अप्रैल 2027 तक भारत से वापस शेख हसीना जाएंगी और वापस से यहां पर भारत की अपने पसंद की सरकार आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि विदेश मंत्रालय अगर कुछ जवाब नहीं दे रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ कर नहीं रहा है। डोभाल साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो शांत बैठे हैं। ये गारंटी देते हैं 2027 मार्च अप्रैल, देखिएगा अप्रैल तक शेख हसीना वापस वहां चली जाएंगी। तो ये काउंटर करने की कोशिश चाइना तो बराबर करता है, और चाइना हिंद महासागर में इंटरफेरेंस करते रहता है। किस तरह से आप देखिए, यहां पर हमारा है व्हीलर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, यहां से हम लोग मिसाइल वगैरह का परीक्षण करते रहते हैं। यहां श्री हरिकोटा है, यहां से रॉकेट लॉन्च करते रहते हैं। तो वो चाइना देखना चाहता है कि रॉकेट की ट्रेजेक्ट्री क्या थी, रेंज क्या था, क्या पावर का था, तो अपने कुछ ना खुफिया जहाज यहां भेज देता है। अब ये खुफिया जहाज योंग वांग जहाज हैं, ये अक्सर घूमते देखते आते मिलते हैं।
अब ये अभी के देखिएगा, पिछले साल भी आया था, 9 अगस्त को यहाँ था, 10 अगस्त को यहाँ, 11 को यहाँ, अलग अलग जगहों पे अपना रास्ता बदलते रहता है। हम लोग इसे ट्रेस कर लेते हैं और कई बार हम लोग अपने मिसाइल लॉन्च का डेट भी चेंज किए हैं। इसके ऊपर बहुत हाई पावर के एंटीना लगे होते हैं जो ट्रैक कर लेता है। तो भारत को कभी भी अपनी ताकत नहीं बतानी चाहिए। याद रखिएगा, अगर आपकी ताकत सामने वाले को पता है, आप उसी दिन कमजोर हो गए यहाँ पे। इसके लिए भारत जापान से भी समझौता कर रहा है। हमारी नेवी शिप जो थी, पहले इनके एंटीनाज बाहर लगे होते थे, चाहे वो डिस्ट्रॉयर हो या फ्रीगेट हो। फ्रीगेट थोड़ा छोटा होता है, डिस्ट्रॉयर बड़ा होता है। सबसे छोटा कॉर्बेट होते हैं सर, कॉर्बेट। तो कॉर्बेट जो होते हैं सर छोटे, उससे बड़े फ्रीगेट और उससे बड़े डिस्ट्रॉयर। अब डिस्ट्रॉयर से बड़े हो जाता है फिर विमान वाहक पोत, एयरक्राफ्ट कैरियर, वो तो सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके ऊपर एयरपोर्ट होता है। तो ये जो थे सब, ये रडार सिग्नेचर में आ जाते थे सब। और अभी का टाइम है स्टील्थ होने का। स्टील्थ मतलब दुश्मन के रडार में ना आए, लेकिन कितना भी करिएगा तो इतना बड़ा जहाज तो आ ही जाएगा। इसके लिए जापान ने एक टेक्नोलॉजी लाया, उसने अपने सरफेस को ऐसे बनाया कि सारी एंटीना को इस एक खंभा के अंदर डाल दिया। इसका नाम रखा यूनिकॉर्न मास्ट। यूनिकॉर्न मास्ट की खासियत क्या है, इसमें आप देखिएगा कोई एंटीना बाहर नहीं दिखेगा, सब इसके अंदर कर दिया। एंटीना लगा दिया सारा सिस्टम, बाहर से एक कवर लगा दिया रेडॉम का, नाम रखा यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। इसी को शॉर्टकट में यूनिकॉर्न नाम दे दिया गया, यूनिफाइड, इसका यूनिकॉर्न नाम दे दिया। अभी भारत से ये समझौता हुआ है, वो भारत को ये टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार है। इससे क्या होगा कि हमारी जो जहाजें हैं वो समुद्र में जाएंगी तो ट्रेस होना मुश्किल होगा इन लोगों के तुलना में। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और भारत को अभी सबसे ज्यादा जरूरत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले किसका जहाज आया, किसका हेलीकॉप्टर आया, कौन सा ड्रोन शॉट किया, तो ये बहुत जरूरी है, जिसे हम लोग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके लिए भारत के पास हर साइज के एवॉक्स रडार होने चाहिए। एयरबॉर्न, ये हो गया आपका एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम, एवॉक्स सिस्टम हो गया। अब इसमें भी दो तरह के होते हैं, कुछ छोटे आकार के होते हैं, जैसे अमेरिका का C2 हॉकाई E2 हॉकाई हो गया, ये 400 किलोमीटर तक जा सकता है। और ये बड़े जहाजों पर लगा देते हैं तो ये बहुत लंबी दूरी तक जा सकता है। इसके ऊपर देखिए रडार लगा होता है, ये अपने आप में एक कमांड सेंटर है। अब जैसे ये यहां खड़ा हो जाएगा, वहां से 700 किलोमीटर अंदर तक देख लेगा। अब आप कल्पना कीजिए, ये पंजाब बॉर्डर के पास उड़ रहा है और पाकिस्तान के अंदर 700 किलोमीटर दूर तक देख लेता है। तो इससे फायदा क्या होता है कि हमारे लड़ाकू जहाज जो हैं अपना रडार बंद कर देते हैं। लड़ाकू जहाज अपना रडार बंद कर दिए और ये सब कुछ देख रहा है और ये इसे कमांड देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। अभी भारत में ये बहुत कम संख्या में है, इसे बनाने की जरूरत है। एविएशन के मामले में हम बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। हालांकि अभी देखेंगे तो एयरबस के सहयोग से टाटा ने C295 ट्रांसपोर्ट जहाज बनाया है और जापान के साथ अभी हम लोग US2 मरीन जो जहाज है एम्फीबियस, इसे भी ले सकते हैं, खास करके नेवी के लिए। ये कई मिशन में काम आ सकता है। जैसे कोई जहाज डूब रहा है तो इसे समुद्रों में उतर सकता है, एयरपोर्ट पे भी उतर सकता है, एम्फीबियस है, दोनों जगह उतर सकता है। तो कई बार जहाज डूब रहे होते हैं या सोमालिया में पैरेट्स अटैक हो रहे होते हैं, या अभी देखिए हार्मुज जल संधि में हमारी जहाजों पे अटैक हुए कई बार। तो अगर वहां कोई घायल है तो वहां तुरंत जाके उतारा जा सकता है। हेलीकॉप्टर में क्या है, आप रस्सी फेंकिएगा तो हेलीकॉप्टर की स्पीड धीमी होती है, तब तक कुछ भी हो सकता है। तो इसे भी लेना चाहिए। और जापान की कंपनी कावासाकी ने थुथुरमुहा जहाज बनाया है, दुनिया का सबसे बदसूरत जहाज इसको बोला जाता है, थुथुरहवा को। इसका थुथुरवा में ना रडार और एंटीना लगे हैं, सो जहां जहां फूलल पचकल है ना, ये इस सब के अंदर एंटीना लगाया है। कावासाकी EC2 नाम है इसका। ये क्या करता है, दुश्मन का कहां से रडार आ रहा है उसी को जाम कर देता है। जैसे दो जहाज आपस में बात कर रहे हैं, उसका सिग्नल जाम कर देगा पूरा। जैसे ही इसका मुंह है, थुथुरमुहा काम हो वैसे ही है, खराब कर देता है। जैसे दो आदमी बात कर रहे हैं, उसका सिग्नल उड़ा देगा। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहा जाता है। तो भारत को अभी ये सब चीजों में एडवांसमेंट की बहुत जरूरत है। हालांकि भारत को एक इतनी बेहतरीन सफलता मिली है गैलियम नाइट्रेट रडार बनाने में। ये रडार अभी इनिशियल फेज में है। अगर ये हम लोग बना लिए तो समझिए अमेरिका का जो उड़ता था F-35, वह ना अमेरिका क्या कहता था बस अमेरिका क्या कहता था, ये गड़बड़ा जाएगा इसमें। ये रडार इतना पावरफुल होगा और हम लोग इसे बनाने में महारत हासिल कर लेंगे। और इनिशियल जो प्रोटोटाइप है और जो भी इनिशियल होना चाहिए वो हो चुका है। गैलियम नाइट्रेट जिस दिन बन गया, स्टील्थ की दुनिया में हम बेताज बादशाह हो जाएंगे। फिर दुनिया का कोई जहाज आए कहीं भी हो, 500 किलोमीटर पहले से पता रहेगा। देखिए अगर जहाज पहले से पता हो गया ना तो मिसाइलें बर्बाद नहीं होती है। 500 किलोमीटर पहले से पता चल गया तो हमें लग गया कि अरे 500 किलोमीटर तो रेगिस्तान है, हम काहे बड़ा वाला मिसाइल बर्बाद करेंगे, और आ जाओ और आओ और आओ। फिर
फिर देखेंगे 400 किलोमीटर आ गया, अरे जंगले है ना, कोई बात नहीं, छोड़ दो, आओ और आओ, छोटका मिसाइल से तुमको मारेंगे। उसको बोला बोला के, क्यों? क्योंकि हम उसको 500-600 किलोमीटर से उस पर ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो और आ जाओ और आ जाओ। जब पास आ जाएगा तो छोटका सस्तावा मिसाइल से मार के गिरा देंगे। और अदरवाइज में अगर पता नहीं चलेगा, रडार नहीं है, तो लंबी दूरी की मिसाइल, लंबा खर्च आता है, उसे बनाने में भी टाइम लगती है। तो गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी हम लोग बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे और तब हम लोग बहुत इसमें कामयाबी हासिल कर लेंगे। हालांकि अभी हम लोग ने वीआरबी मिसाइल, बियॉन्ड विजुअल रेंज, विजुअल मतलब जहां तक आप देख सकते हैं उससे दूर ही मारता है अस्त्र मिसाइल। ये अस्त्र मिसाइल है बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी आसमान में आपको जहां तक दिख रहा है उससे भी ज्यादा दूर तक मार सकता है ये आपका अस्त्र मिसाइल। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, ये धुआं नहीं छोड़ता है। देखिए यहां पे हल्का हल्का आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा, वो तो इनिशियल स्मोक है, और थोड़े दूर निकल जाएगा तो धुआं नहीं देगा। जैसे निकला तो इसी के पास से यहां आपको कोई धुआं नहीं मिलेगा, बस थोड़ी दूर तक, क्योंकि वहां इंजन चल रहा है तो थोड़ा बहुत ऑब्वियस बात आएगा। बस सोचिए ना, थोड़ा दूर गया है, खत्म कहानी, इसका धुआं ही नहीं निकल सकता। इसी के जहां से निकला है देखिए यहां तक कहीं पे धुआं नहीं है, थोड़ा दूर पे बस रहेगा वहां पे। तो ये स्मोकलेस होता है, तो इसको बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। ये हवा में, हवा से हवा में मारेगा। कोई युवा जब बॉर्डर पे उन लोग को बढ़िया से सुता के पलित कर देगा हम लोग का अस्त्र मिसाइल। और जो बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा था, जो जेनजीज का प्रोटेस्ट चल रहा था, फाइनली वो प्रोटेस्ट में अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। सरकार ने भी बच्चों की बात सुनी और बच्चों के लिए भी बहुत दिन से था ये मुद्दा चल रहा था। यहाँ पर पुलिस और बच्चों के बीच में जो झड़पें देखी गई, कई बार ऐसा हुआ कि जैसे पुलिस भी बच्चों के साथ उतना बर्बर व्यवहार नहीं करना चाहिए। और बच्चे लोगों से भी कहते हैं हमेशा जब भी कोई प्रोटेस्ट हो तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपके बीच में कोई ऐसा इंसान घुस के उपद्रव मचाएगा जिससे बदनामी आपकी होगी, क्योंकि भीड़ तो उसके नाम पे होगा। लेकिन कुछ भी कहिए, जो जेनजीज हैं इनका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ये जेनजीज के सामने आपको, जो अभी एक लड़की को देख रहे थे प्रोटेस्ट कर रही थी, तो पूछ रही थी पुलिस वाले से, अंकल आप मारिएगा हमको, पीटिएगा ऐसे। और जब ये प्रोटेस्ट बिहार में आया था तो भाई साहब बिहार में तो ये पता, ये देखिए यहाँ पर ये बैरिकेडिंग उखाड़ लेगा। सब पूछ रहे थे सब कि टीयर गैस का व्यवस्था नहीं है। ऐसा टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं करेंगे। वाटर कैनन का पानी उनी भी नहीं व्यवस्था है। तो जब ये प्रोटेस्ट बिहार में आया तो पूरा इंडिया वाला देखा कि अरे भाई साहब ये तो बिहार गजब स्टेट है यहाँ पे। तो भैया सीधी सी बात है, बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। ये डेवलपर का जगह नहीं है, हैकर्स का जगह है यहाँ पर। तो डेवलपर और हैकर की मुलाकात हो गई बिहार में, और वहां पे देखिए ये डेवलपर लोग का ये जो बैरिकेडिंग है, हैकर सब उठा के लेके चले गए, उस पर गाड़ी बना के खेल रहा था सर। खैर, हिंसा का कभी समर्थन नहीं कीजिएगा, क्योंकि हिंसा कहीं से लाभ नहीं दे सकती है। यहाँ पे आगे गवर्नमेंट को भी और स्टूडेंट को भी समन्वय बनाना चाहिए। हमें लगता है कि स्टूडेंट और गवर्नमेंट के बीच में एक डेलीगेशन बॉडी होनी चाहिए, जो चीज़ें क्या हो रही हैं वहाँ एक बार सॉर्ट आउट अगर हो जाता है तो इतनी बड़ी नौबत नहीं आती। तो हमें भी लगता है आगे से भी अगर कोई चीज़ें ऐसी होती हैं तो उस पर जरूर इस सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आप लोग का जब नीट पेपर लीक हुआ या हुआ, हम हमेशा आपके बच्चों के साथ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे एक FIR हो गया, फिर बहुत मुश्किल से आप कोर्ट में गया मामला, 40 दिन का समय लग गया, कोर्ट ने सारी चीज़ों को परखा। और एक जब कोई केस हो जाता है, खास करके पुलिस केस, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्ट की जाती हैं। कई बार बच्चे हमें ढूंढ रहे थे, तो समझिए बाबू हमारे पास भी मजबूरी रहता है, वरना हम हमेशा आप लोग के साथ रहते हैं। लेकिन कभी भी हिंसा का साथ नहीं दीजिए, हिंसा में कभी संलिप्त नहीं रहिए। और पुलिस से भी कहते हैं कि बच्चे हैं, कोई अपराधी और आतंकवादी नहीं है, इनको भी उस तरह से बर्ताव नहीं कीजिए। यहाँ जैसा हम आप लोग को पहले भी बोले थे कि आप लोग के लिए जो क्लैट की फीस है, जो एंट्रेंस के लिए, जो अगर आपको वकील बनना है तो काफी महंगी है, अब वो क्लैट का बैच आप लोग का आ जाएगा 15 अगस्त के दिन। आजादी के दिन ही आप लोग की आपका क्लैट का भी बैच आ जाएगा। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहेंगे, एकदम परफेक्ट, एकदम बेस्ट टीम के साथ आपको मिलाएंगे। बहुत नेक्स्ट वीडियो में आपको उनकी जानकारी भी देंगे। और इकोनॉमिक्स फाउंडेशन बैच 13 अगस्त से है, सुबह में 9 बजे, सुबह 9 बजे। और ध्यान से देखिएगा, इसका फीस 200 रुपया है। ध्यान से देखना भैया, इसका फीस 200 रुपया है। चश्मा उस्मा ठीक करके देखिएगा आप लोग। यहाँ दूसरा, शाम में भी बैच है, तो इवनिंग में 2 बैचेज है, एक 6 बजे है, एक 7 बजे है। 6 बजे आपका हिस्ट्री फाउंडेशन है। अब ध्यान दीजिए, इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक और वर्ल्ड हिस्ट्री, लगभग ये 8 मंथ का कोर्स है। 8 महीना पढ़ाएंगे आपको, 200 रुपया फीस है। अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं 200 रुपया नहीं रहता है, 200 रुपया होता है। हाँ, जब भर जाता है, एप्लीकेशन पे जगह नहीं बचता है, तो आदमी इसको 300 कर देता है। बस
इसी के लिए, क्योंकि कुछ तो रोकने के लिए करना पड़ता है ना, एप्लीकेशन में बैठ जाएगा, इतना ज़्यादा स्टूडेंट है उस पर। तो अभी 200 है, कुछ दिन बाद इसको 300 हो जाता है, लेकिन 200 फिर भी मिलता है रिकॉर्डेड में। और ये बायोलॉजी है आपका, जूलॉजी भी है, बॉटनी भी है। लगभग आपका ये 4 से 5 मंथ क्लास चलता है, 4 से 5 महीने क्लास चलेगा, और इसका भी फीस 200 है। दोनों में हम पढ़ाएंगे आपको, तीनों में। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? लॉ वाले में जो जीएस का पोर्शन रहेगा हल्का सा, वो वाला तो मेरा हो जाएगा। बाकी इस लॉ क्लैट वाले में एडवोकेट लोग क्लास लेंगे और बड़े बड़े वकील लोग क्लास लेंगे। इधर कानूनी जानकारी इतना ज्यादा हो गया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और जो क्लैट वाले बच्चे हैं जो महंगी फीस से त्रस्त हैं, अब आप टेंशन नहीं लीजिएगा, केजीएस अब लॉ में भी आ गया होगा। आई होप आपको टोटल टॉपिक समझ में आ गया होगा। अभी बहुत सारे बच्चों का कहना है सर ईरान वार पे इतना सब कुछ हुआ, इसका कुछ अपडेट दे दीजिए, और पर्सिया से ईरान कैसे बना था इसका अभी तक आप नहीं बताएं, तो इसको भी अब आपको बता देंगे कि इस पे आगे क्या अपडेट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।